हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी की एक्सप्लेनेशंस। फिल्म की शुरुआत में हम आर्टिक नाम की एक जगह को देखते हैं, जहां पर हम एक बहुत बड़े जहाज़ के मलबे को देखते हैं। वहां पर एक टीम आती है और इस जहाज़ की खोजबीन करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो टीम जब बर्फ़ को खोद कर इस जहाज़ के अंदर जाती है, तो इन्हें वहाँ नीले और सुर्ख रंग की एक शानदार शील्ड मिलती है और तब इन्हें पता चलता है कि ये शील्ड कैप्टन अमेरिका की है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में, जहाँ हमें 1942 का साल दिखाया जाता है, जहाँ नॉर्वे के शहर टॉन्सब्रिक में कमांडर जोहान स्मिथ अपने सोल्जर के साथ एक चर्च में घुसता है और चर्च के पादरी को मारकर टेजर को हासिल कर लेता है। अब कहानी शिफ्ट होती है एक साल बाद, जहाँ हम एक नाइट दुबले पतले एक नौजवान को देखते हैं जिसका नाम स्टीव रोजर होता है। स्टीव वर्ल्ड वॉर 2 के लिए सोल्जर में शामिल होने के लिए कई बार अप्लाई करता है, मगर इनके इस कमज़ोर जिस्म के चलते हर बार वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टीव का दोस्त बकी, जो पहले से ही फ़ौज में भर्ती था, स्टीव इसे कहता है कि मैं भी फ़ौज में भर्ती होना चाहता हूँ और मुल्क के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार मुझे नाकामियाँ ही मिलती हैं। तब बकी इसे बताता है कि आज शाम फ्यूचर को लेकर एक सेमिनार होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ जाना पसंद करोगे? और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी होंगी। ये सुनकर स्टीव हाँ कर देता है और इसी शाम जब स्टीव और बकी इस सेमिनार में पहुँचते हैं, तो वो वहाँ हार्वर्ड स्टार को देखते हैं, जो कि आयरन मैन के फादर थे। तभी स्टीव वहाँ दीवार पर कुछ फौजियों की तस्वीरें देखता है। स्टीव इसमें फिट होने की कोशिश करता है, मगर स्टीव इसमें फिट नहीं हो पाता। तो स्टीव कहता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाऊंगा। जिस पर बकी कहता है कि तुम्हारा ये ख्वाब बस ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि तुम जिस्मानी तौर पर सबसे कमज़ोर हो। स्टीव अपना जुनून दिखाते हुए बकी से कहता है कि मैं अपने मुल्क के लिए मर मिटने को तैयार हूँ। स्टीव की इन्हीं बातों को पीछे खड़े डॉक्टर अब्राहम भी सुन रहे होते हैं। डॉक्टर इब्राहिम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। वहीं इस जगह फ़ौज में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे, तो स्टीव भी एक बार फिर फॉर्म भरता है। तब डॉक्टर इब्राहिम स्टीव के पास आते हैं और ख़ुद स्टीव का इम्तिहान लेते हैं। डॉक्टर इब्राहिम स्टीव के बारे में पहले से ही जान गए थे कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और मुल्क के लिए जज्बा रखता है, तो रोजर की इन्हीं खूबियों को रखते हुए डॉक्टर स्टीव को पास कर देते हैं। अब हम देखते हैं डॉक्टर इब्राहिम आर्मी के मेन कमांडर फ्लिप के साथ होते हैं। कमांडर फ्लिप को सुपर सोल्जर के एक्सपेरिमेंट के लिए एक जवान की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर इब्राहिम इस काम के लिए स्टीव को चुनते हैं, जिस पर कमांडर कहते हैं कि मेरे पास इससे ज़्यादा मजबूत और फुर्तीले सिपाही पहले से मौजूद है। तो डॉक्टर कहते हैं कि वो गुंडा है। तब कमांडर इन सिपाहियों का टेस्ट लेते हुए एक नकली ग्रेनेड इनके बीच फेंकते हैं, जिसको देखकर सब सिपाही भाग जाते हैं, लेकिन स्टीव रोजर सबको बचाने के लिए इस ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है। ये देखकर कमांडर स्टीव से बहुत मुतासिर होते हुए इसे सुपर सोल्जर के लिए सिलेक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में हम रेड स्केल यानी रोहान श्मिट अपने एक साइंटिस्ट जोला के साथ मिलकर टेजरेट की पावर्स पर काम कर रहे होते हैं। इन्होंने टेजरेट की पावर से बहुत ही खतरनाक हथियार बना लिए थे। वो चाहते हैं कि टेजरेट की एनर्जी से एक ऐसी एनर्जी सोर्सेस मशीन बनाई जाए जिससे इन्हें लगातार और बहुत ज़्यादा हरारत मिल सके, जिससे वो आसानी से जंग जीत सकें। फिर वो ऐसी मशीन बना भी लेते हैं। दूसरी तरफ अगली सुबह स्टीव रोजर पैकी कार्टर के साथ इस एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर जाता है जिसे हार्वर्ड स्टार और रैंगस्टन ने दरियाफ्त किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टीव एक मशीन में सोता है। जब सुपर सोल्जर मशीन का सिरप 70% स्टीव में इंजेक्ट होता है, तो वहाँ एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिस पर डॉक्टर इब्राहिम मशीन को फ़ौरन बंद करने का कहते हैं, लेकिन मशीन के अंदर से स्टीव एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का कहता है और फिर कुछ ही देर में एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और सुपर सोल्जर सिरप की वजह से स्टीव रोजर का जिस्म पहले से ज़्यादा मजबूत और कद लंबा हो जाता है। कि तभी इसी वक्त एक जासूस डॉक्टर इब्राहिम को गोली मार देता है और वो वहाँ से एक सुपर सोल्जर सिरप उठाकर भाग जाता है। तो डॉक्टर स्टीव को इस जासूस को पकड़ने का कहते हैं, जिसके बाद स्टीव इस जासूस को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागता है, जहाँ कुछ देर भागम भाग के बाद आकर स्टीव इस जासूस को पकड़ लेता है, लेकिन वो जासूस हाइड्रा की जे हो बोलकर मर जाता है। वहीं अमेरिकी गवर्नमेंट डॉक्टर इब्राहिम की मौत के बाद अब सुपर सोल्जर बनाना बंद कर देते हैं और स्टीव रोजर को कैप्टन अमेरिका का नाम देकर इसे एक सोशल कमर्शियल बना देते हैं और इस पर बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बनाई जाती हैं। फिर 1943 में स्टीव को पता चलता है कि इसका दोस्त बकी, जो कि रेड स्केल के खिलाफ लड़ने गया था, वो अपनी पूरी टीम के साथ पकड़ा गया है, जिसका सुनकर कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त को बचाने चला जाता है और रेड स्केल की आर्मी बेस पर हमला करके अपने दोस्त और सारे अमेरिकन सोल्जर को बचा लेता है। वहीं कैप्टन अमेरिका और रेड स्केल का आमना सामना भी हो जाता है, तो वहीं रेड स्केल अपना असली चेहरा दिखाता है। इसे देखकर कैप्टन इसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने साइंटिस्ट जोला के साथ वहाँ से भाग निकलता है। फिर कैप्टन अमेरिका अपने तमाम सोल्जर को लेकर अपने कैंप में आ जाते हैं। वहाँ सभी कैप्टन का इस्तकबाल करते हैं। कैप्टन की जीत के मौके पर वहाँ एक शानदार पार्टी रखी जाती है। इस पार्टी में कैप्टन अमेरिका कहता है कि जब मैं रेड स्केल के अड्डे पर हमला किया था, तब मैंने वहाँ कैंप में बहुत सारे मुल्कों को देखा था जिन पर रेड स्केल हमला करने वाला है। कैसा रहेगा कि इसके हमला करने से पहले अगर हम इस पर हमला कर दें। तो इस पर कैप्टन एक टीम बनाता है
और वहाँ से वो हार्बर स्टार के पास जाता है। वहाँ पर स्टार्क इसे एक शीट देता है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी की होती है और जो वेबरिन की बनी हुई थी। फिर कैप्टन अपनी टीम के साथ रेड स्केल के साइंटिस्ट जोला को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो खुफिया तरीके से इसकी ट्रेन पर हमला कर देते हैं और जोला को पकड़ लेते हैं। लेकिन वहाँ इस लड़ाई के दौरान बकी ट्रेन से नीचे गिर जाता है। तब कमांडर को जोला से इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि रेड स्केल ने कई सारे मुल्कों पर एक खतरनाक बम गिराने का प्लान बना रखा है। तब कैप्टन अमेरिका रेड स्केल की सारी बेसों पर हमला करके इन्हें तबाह कर देता है। आखिर में जब वो रेड स्केल की बेस पर आता है तो रेड स्केल अपने एक बहुत बड़े जहाज़ में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन कमांडर फिलिप और बैकी की मदद से कैप्टन किसी भी तरह इसके जहाज़ में चढ़ जाता है। फिर इस जहाज़ में कैप्टन रेड स्केल के सारे आदमी को एक एक करके मार देता है। इन सबको मारने के बाद कैप्टन रेड स्केल तक पहुँच जाता है और वहाँ पर कैप्टन अमेरिका और रेड स्केल के बीच लड़ाई देखने को मिलती है। लड़ाई के बीच में ही कैप्टन अपनी शीट को रेड स्केल की तरफ फेंकता है तो वो शीट इस एनर्जी मशीन में लगती है जिससे टेजरिक बाहर निकलता है। रेड स्केल इसे उठाता है लेकिन टेजरिक की एनर्जी से वो गायब हो जाता है और टेजरिक जहाज़ के मेटल को पिघला कर किसी ओशन में गिर जाता है। अब कैप्टन इस जहाज़ में अकेला होता है और उसे पता चलता है कि इस जहाज़ में बहुत सारी खतरनाक बम और मिसाइल हैं। तो कैप्टन पैगी को कॉल करके बताता है कि मुझे अब इस जहाज़ को किसी महफूज जगह पर क्रैश करना पड़ेगा और ये कहकर वो पैगी को बाय बोलकर जहाज़ को क्रैश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हार्बर स्टार्क समंदर में से टेजरे को ढूंढ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ स्टीव एक कमरे में सोया होता है और तभी वहाँ वो एक लड़की से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर वो कहती है कि आप न्यूयॉर्क में। तो वो परेशान हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है और बाहर आकर देखता है कि सब कुछ बदल चुका था। तो इसके सामने निक फ्यूरी आता है और कहता है कि तुम पिछले 70 सालों से सोए हुए थे और ये साल 2011 है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।